आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ लिया था। आप सब इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी की शब्द सूची। हिंदी की शब्द सूची। हिंदी की शब्द सूची को हम 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला है आर्य भाषाओं से आए हुए शब्द, प्रांतीय भाषाओं से प्राप्त शब्द समूह तथा तीसरा किसी विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द। आर्य भाषाओं से आए हुए शब्द। आए हुए शब्द निम्नांकित 3 प्रकार के हैं। निम्नांकित जो हैं 3 प्रकार के हैं। पहला है तत्सम, जो शब्द संस्कृत से विशुद्ध रूप से अपना लिए गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। यथा पूषा, अग्नि, मित्र, कृषि, रात्रि, वायु, जगत, कर्म इत्यादि। गंभीर साहित्य में तत्सम शब्दों का ही अधिक प्रयोग होता है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि ने अपनी कृतियों में तत्सम शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है। दूसरा आपका टॉपिक है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम संस्कृत के जो शब्द प्राकृत युग में अपना रूप बदलकर, जो प्राकृत युग में अपना रूप बदलकर आज किसी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें अर्ध तत्सम कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है तद्भव, जो शब्द सीधे संस्कृत से न लिए जाकर मध्यकालीन भाषाओं में से होते हुए आए हैं, ऐसे शब्दों को व्याकरण में तद्भव कहते हैं। यथा आग, खेत, काम आदि।
वाक्यांश बालकों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो पता चलेगा शिशु प्रारंभ में शब्द बोलना न सीखकर वाक्य बोलना सीखता है। प्रारंभ में शब्द बोलना न सीखकर वाक्य बोलना सीखता है। उसके विचारों का स्पष्टीकरण और आदान प्रदान शब्दों में न होकर वाक्यों और संकेतों में होता है। उसका आदान प्रदान जो है वह शब्दों में न होकर के वाक्यों और संकेतों में होता है। शब्दों या पदों का ज्ञान तो उसे बहुत बाद में होता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रारंभ शब्दों से न होकर शब्द वाक्यों से होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक के आचार्यों का कथन है कि वाक्य ही भाषा का चरम अव्यय है। वाक्य ही भाषा का चरम अव्यय है। से होता है इसलिए मनोवैज्ञानिक के आचार्यों का कथन है कि वाक्य ही भाषा का चरम अव्यय है। मानव मात्र की भावनाओं, आकांक्षाओं और विचारधाराओं के प्रतीक वाक्य ही हैं। इसी बात को सामने रखकर हम कह सकते हैं मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारधाराओं और भावनाओं का दिग्दर्शन होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य प्रयोजन। वाक्य का मुख्य प्रयोजन भी यही है कि व्यक्ति के भाव तथा अर्थ को भाषा में स्पष्ट किया जाए। वाक्य का मुख्य प्रयोजन भी यही है कि व्यक्ति के भाव तथा अर्थ को भाषा में स्पष्ट किया जाए। वाक्यों के बिना भाषा पंगु है और भाषा के बिना व्यक्ति पंगु है और भाषा के बिना व्यक्ति पंगु है। और ऐसी स्थिति में न तो वह अन्यों के विचार तथा भाव ग्रहण कर सकेगा और न अपने भाव विचारों को वह अव्यक्त कर सकेगा और न अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर सकेगा। वाक्य भाषा का वह महत्वपूर्ण और अपरिहार्य अंग है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है वाक्य के व्याकरण संबंधी भेद, अवांछनीय
अर्वाचीन व्याकरणों का मत है कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। पहला जिसमें आपका है सरल, मिश्रित और संयुक्त। सरल, मिश्रित और संयुक्त। इन तीनों पर संक्षिप्त विचार नीचे किया जा रहा है। पहला है क सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है वह पद समूह या वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। यथा जरा देख लीजिए, वीर सावरकर ने हिंदू पद पादशाही नामक ग्रंथ लिखा। दूसरा, हिंदू ही राष्ट्रीयत्व है। बंकिम चंद्र ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। बंकिम चंद्र ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक और वाक्य जुड़े होते हैं। यथा पहला है, डॉक्टर जी के आते ही सभी स्वयं सेवक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सभी स्वयं सेवकों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। उन्होंने देखा कि सभी सेवकों के चेहरों पर क्या है? मुस्कुराहट है। अभी आपने पढ़ा मिश्रित वाक्य के बारे में कि मिश्रित वाक्य में एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक और वाक्य जुड़े होते हैं। और उसके बाद दूसरा है, सर संघ चालक बोलते चले आ रहे थे, यह भारत भूमि मेरी माँ है। मैं इसका पुत्र हूँ। इसकी एक एक नदी, इसका एक एक पर्वत, इसका एक एक पत्थर, इसकी धूल का एक एक कण मुझे प्राणों से भी प्रिय है। यही भावना भारत के जन जन में जगानी है। यही हमारा कार्य है। उसके बाद अगला आपका आता है संयुक्त वाक्य। वह वाक्य समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक अवयवों द्वारा जोड़े जाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इस प्रकार की वाक्य प्रायः काफ़ी डॉक्टर जी ज्वराक्रांत थे और परंतु फिर भी ध्येय निश्चय से प्रेरित होकर स्वयं सेवकों के सामने बैठे थे और गुरुजी अपने
भाषण में उनकी तुलना शिवाजी से करते हुए कह रहे थे कि सभी स्वयंसेवकों के संगठन के कार्य में जुट जाना चाहिए। त्याग के बारे में आपने पढ़ा। ये वाक्य समूह जिसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक अयों द्वारा जोड़े जाते हैं संयुक्त वाक्य कहलाता है। इस प्रकार के वाक्य प्राय काफी लंबे होते हैं, यथा आज अधिकारी शिक्षण शिविर का अंतिम दिन था और सभी स्वयंसेवक एक नवीन उत्साह लिए हुए अपने अपने क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे थे। अभी आपने सरल वाक्य के बारे में पढ़ा कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है वह समूह या वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। पहला आपने पढ़ा कि वीर सावरकर ने हिंदू पाठशाही नामक ग्रंथ लिखा। दूसरा, हिंदू ही राष्ट्रत्व है। तीसरा, बंकिम चंद्र ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की। विस्तृत वाक्य में एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक और वाक्य जुड़े होते हैं, यथा डॉक्टर जी के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवकों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। सर संचालक बोलते चले आ रहे थे, यह भारत भूमि मेरी है, मैं इसका पुत्र हूँ, इसकी एक एक नदी, इसका एक एक पर्वत, इसका एक एक कण पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण मुझे प्राणों से भी प्रिय है। यही भावना भारत के जन जन में जगानी है, यही हमारा कर्तव्य है। उसके बाद आपने पढ़ा संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य का वह वाक्य समूह जिसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक अयों द्वारा जोड़े जाते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य प्राय काफी लंबे होते हैं, यथा पहला, डॉक्टर जी जोराकांत थे परंतु फिर भी ध्येय निश्चय से प्रेरित होकर स्वयंसेवकों के सामने बैठे थे और गुरुजी अपने भाषण में उनकी तुलना शिवाजी से करते हुए कह रहे थे कि सभी स्वयंसेवकों को संगठन के कार्य में जुट जाना चाहिए। आज अधिकारी शिक्षण शिविर का अंतिम दिन था और सभी स्वयंसेवक एक नवीन उत्साह लिए हुए अपने अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहे थे। क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य तीन भेद किए जाते हैं। पहला है क है कर्तृ प्रधान, क कर्म प्रधान, ग भाव प्रधान। इन तीनों का संक्षिप्त वर्णन नीचे की पंक्तियों में किया जा रहा है। पहला है कर्तृ प्रधान वाक्य। कर्तृ प्रधान वाक्य, इन वाक्यों में कर्ता और कर्म अपने अपने स्थान पर स्थित होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कर्तृवाचक वाक्य में कर्म ही हो, यथा भाई परमानंद ने हिंदू संगठन पर भाषण दिया। दूसरा, महर्षि रमण सोते हैं। क में दिया है कर्म प्रधान। ऐसे वाक्यों में कर्म का होना नितांत आवश्यक है। इन वाक्यों में क्रिया कर्म प्रधान होती है, यथा स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका में हिंदू धर्म की स्थापना की गई। दूसरा, रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्वामी विवेकानंद को भगवान के दर्शन कराए गए। ग भाव प्रधान वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में भाव की प्रधान, जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें भाव की प्रधानता होती है। पूर्वी बंगाल के हिंदुओं की हत्या का समाचार सुनकर मुझसे खाया नहीं गया। दूसरा, विदा के समय उससे
बोला नहीं गया। वाक्य प्रधान रूप से दो ही अंग होते हैं, क उद्देश्य और ख विधेय। इनकी संक्षिप्त व्याख्या आगे दी जा रही है। पहला है उद्देश्य का। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। यथा स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ख में विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उपर्युक्त में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की यह विधेय है, क्योंकि यह कथन उद्देश्य स्वामी श्रद्धानंद के संबंध में कहा गया है। अभी आपने विधेय उद्देश्य वाक्य अंग को भाव प्रधान, कर्म प्रधान और कर्त प्रधान को पढ़ा। उसके बाद आपने विस्तृत वाक्य पढ़ा, सरल वाक्य पढ़ा और संयुक्त वाक्य पढ़ा और वाक्यांश को आपने पढ़ा और हिंदी शब्द की सूची को पढ़ा। धन्यवाद। अब इसके बाद अगला वीडियो आपको विराम चिन्हों के बारे में पढ़ाया जाएगा।